Hello everyone. Today's our topic is greenhouse effect. Now what is greenhouse effect? Greenhouse effect was discovered by John Tyndall in 1858. जो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था बाय जॉन टिंडल ने। और कब किया था डिस्कवर किस ईयर में? इन 1858. Greenhouse effect is the heating of the surface of a planet or moon due to the presence of an atmosphere containing gases that absorb and emit infrared radiations. जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या असली है क्या वो? इट इज़ द हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ ए प्लानट. हीट हो रहा है, हमारा जो सरफेस है, जो प्लानट का सरफेस है वो हीट हो रहा है, या मून का सरफेस है वो हीट हो रहा है. किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर. किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर. और उस एटमॉस्फेयर में क्या है? दैट एटमॉस्फेयर कंटेनिंग गैसेस दैट एब्जॉर्ब एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन. वो जो गैसेस है वो क्या कर रही है? एब्जॉर्ब भी करती है एंड एमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन. दीज ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट विद इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. यही जो ये ग्रीन हाउस गैसेज इनको कहते हैं जो क्या करते हैं? जो हीट को ट्रैप करते हैं विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है ये क्या है? ये है सर्टन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर कैन एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस emitted by the surface of the planet and radiate much of it back toward the surface. ये जो ये गैसेस है, कुछ गैसेस है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो क्या करती है? वो एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को. जो हमारे अर्थ की तरफ जो लाइट आती है, सन की रेडिएशंस आती है, उनका इट कंसिस्ट ऑफ यूवी रेज एंड लाइट जो है ये इंफ्रारेड रेडिएशंस है. जो हमारे सन रेडिएशंस आ रही है हमारी अर्थ की तरफ, जब वो हमारी अर्थ पे एंटर करती है, हमारी अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे कुछ गैसेस ऐसी हैं जो क्या करती हैं? वो उन जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या करती हैं? वो ट्रैप कर लेती है. यहाँ पे बताया हुआ कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट भी कर सकती है बाय द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, और ये रेडिएट भी करती है बैक टुवर्ड्स द सरफेस. ठीक है ना. The gases in the atmosphere that absorb infrared radiations are known as greenhouse gases. जो gases ये जो gases जो एटमॉस्फेयर में infrared radiations को absorb करती हैं उनको कहते हैं greenhouse gases. Greenhouse gases make up a very small fraction of the atmosphere. The most common greenhouse gas is water vapor. ठीक है ना. जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है ये तो बिल्कुल एक स्मॉल फ्रैक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर. ठीक है ना. जो अब इसमें से भी जो कॉमन ग्रीन हाउस गैस है दैट इज़ वाटर वेपर. अब जो ये वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर एब्जॉर्ब्स मोर इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम अर्थ दैट एनी अदर कंपाउंड. although a molecule of water vapor does not persist nearly as long as other greenhouse gases. ये जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या करता है? ये सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस को ना अर्थ पे जो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. बट ये जो ये मॉलिक्यूल है वाटर वेपर का ये ज़्यादा देर हमारी अर्थ पे रह नहीं पाता है. ठीक है ना. एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रीन हाउस गैसेज. अदर इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड. अब जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हम बोल रहे हैं इसके कंपैरिजन कर रही है वो कौन से हैं गैसेज? दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन. ये सारी क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेज. अब जो ग्रीन हाउस गैसेज क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये क्या करती है? हमारे जो अर्थ का जो ये जो सरफेस है ये तो हमारे एटमॉस्फेयर में है. इनका काम होता है जो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस अर्थ पे जो है जो सोलर रेडिएशंस है उसमें जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है उनको ये क्या करती है? एब्जॉर्ब करती हैं. ठीक है ना. और जब ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है उसकी वजह से क्या हो जाता है? जो हमारा जो प्लैनेट है वो क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है. जैसे ही वार्म हो जाता है और ये कुछ जो रेडिएशन है उनको एमिट बैक भी कर देती है सरफेस से. ठीक है ना. इनका शॉर्ट में क्या काम है? ये हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है ये बढ़ा रहे हैं. यानी कि दीज गैसेज लेड टू द ग्लोबल वार्मिंग हम ये भी बोल सकते हैं. ठीक है ना. इन्हीं गैसों की वजह से, इन गैसेस की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनकी वजह से क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है. ठीक है ना.
There is one other type of greenhouse gas, that is क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये नहीं कि यही गैस है, बहुत सारी गैसेस है। अब जो एक और गैस है, जो वो कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। एक और टाइप की ग्रीन हाउस गैस है विच डज नॉट एग्जिस्ट naturally and occurs in the atmosphere exclusively due to synthesis by humans। ये इसलिए हमने इसको अलग से बताया क्योंकि जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये जो ये वाली गैस है, ये नेचर में प्रोड्यूस नहीं होती, इसको ह्यूमन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमने थोड़ा अलग बताया। और जो दूसरा जो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये जो ये गैसेस है, ये मेनली यूज़ होती हैं रेफ्रिजरेटर्स में। जो गैसेस होती है ना कूलिंग के लिए, जो होती है ना वो गैसेस, वो उसमें क्या होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। और ये भी वो गैसेस है जो क्या करती हैं, जो रेडिएशंस है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है ना। नाउ जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग इज़ गिवन बिलो। अब जो हमारी जो ग्रीन हाउस है, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, आपको पता है, इनसे तो आपको पता चल गया कि ये हमारी जो अर्थ में इनका क्या काम है, या जो हीट जो है ये ट्रैप कर देती है, ठीक है ना। उसकी वजह से जब ये हीट ट्रैप करती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो सरफेस है वो वार्म अप होता है, यानी कि हमारा जो प्लैनेट है वो गर्म हो रहा है। जब वो गर्म हो रहा है, इनकी टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ लीडिंग टू क्या, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। अब यही बताया, अब इनका जो ग्रीन हाउस का ये जो इनका कितना कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, अब इसके थोड़े से बता दें कितनी परसेंटेज के हिसाब से इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, वो हमने बताया। वो भी कुछ गैसेस का नंबर 1 पे है कार्बन डाइऑक्साइड। ये है इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इट इज़ नियरली 60%। नाउ मीथेन इसका 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का 14%, नाइट्रस ऑक्साइड का 6%। और जो बाकी जो कुछ और गैसेस हैं, ये नहीं कि यही 4 है, बाकी भी है, उनका भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। ना अब इसके सोर्सेज क्या है, इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ मेजर ग्रीन हाउस गैसेज। अब इसके सोर्सेज भी हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी जो गैसेज है और इनके क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ से सोर्सेज है। नंबर 1 पे है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, वो तो हमारे अर्थ पे है ही। अब इसका लेकिन सोर्स के कहाँ से है, जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, ये बर्निंग हो रही है, तो वहाँ से क्या प्रोडक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, रेस्पायरेशन हो रही है, इंडस्ट्रीज से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, जब पेड़ ही नहीं रहे तो वहाँ पे अब ऑक्सीजन की कमी हो गई एक तो, ठीक है ना। और जो दूसरा रेस्पायरेशन बता रहा है, डिफॉरेस्टेशन और रेस्पायरेशन, हम लोग तो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही कर रहे हैं ना, तो उसको यूटिलाइज तो वो हो नहीं रहा है। जब डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, प्लांट्स यूज़ करे, ट्रीज़ जो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जब डिफॉरेस्ट्रेशन हो गई, जब प्लांट्स ही नहीं रहे, फॉरेस्ट्स ही नहीं रहे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यूटिलाइज ही नहीं हो तो वो अर्थ पे ही रह गया, ठीक है ना। यानी कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो वो तो एक और वो तो अपना रोल प्ले करेगा, वो तो ट्रैप करेगा ही, ठीक है ना, हीट को ट्रैप करेगा। यानी कि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज़्यादा वो हीट को ट्रैप करेगा, ठीक है ना। अब मीथेन है, मीथेन का कहाँ से सोर्स है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज। जो डिकम्पोजिशन हो रही है ऑर्गेनिक वेस्टेज की, वहाँ से गैस निकलती है, दैट इज़ मीथेन। बर्निंग ऑफ बायोमास, बर्निंग जो बायोमास की बर्निंग होती है वहाँ से मीथेन निकलता है, ऑयल से, बर्निंग ऑफ ऑयल से भी, एंड कोल प्रोडक्शन, जब कोल प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर भी मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है, एंड वेटलैंड से भी मीथेन प्रोडक्शन हो रही है। ना जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये कहाँ से होते हैं इनके सोर्सेज कहाँ से, रेफ्रिजरेटर है, सॉल्वेंट्स है, एरोसोल प्रोपेलेंट्स है, फोम पैकेजिंग है, फर्टिलाइज़र से मिलता है, फॉसिल फ्यूल कंबशन से ये आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ओजोन है, ओजोन भी हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस है ये गैस। ये कहाँ से हो रहा है, ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है ना ट्रोपोस्फीयर में, तो वहाँ पर ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है। जहाँ पर ये अब ओजोन जब ये फॉर्म हो रहा है, वहाँ पर उसका काम यही है, वो अपने उस इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करे, एब्जॉर्ब करे और अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। एंड लास्टली नॉट लीस्टली दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी फॉसिल फ्यूल कंबशन से प्रोड्यूस हो रहा है, एंड बायोमास बर्निंग इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और जो बायोमास बर्न हो रहा है बट किस में, इनसफिशिएंट सप्लाई में, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंबशन जो पूरी कंप्लीट ना हो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता ही है।
नाउ हमारा अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, तो मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में जो बड़ा जो मेन था जो हमने देखा वो था ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इसके पॉइंट वाइज क्या है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस कंसिस्टिंग प्राइमरी ऑफ यूवी एंड विजिबल लाइट। जो भी सोलर रेडिएशन आ रही है हमारी अर्थ में वो उसमें क्या क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है और मेनली क्या होता है, विजिबल लाइट होती है, ठीक है, वो हमारी अर्थ पे पड़ी, ठीक है। फिर क्या होता है, सेकंड पॉइंट में सेकंड स्टेप क्या है, अबाउट 1/3 ऑफ द सोलर रेडिएशन इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो अब रेडिएशन आ गई है उसमें से भी 1/3 क्या हो रही है, वो वापस एटमॉस्फेयर में जा रही है, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ से। कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, एटमॉस्फेयर से, क्लाउड से, एंड द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है ना, बैक इनटू स्पेस। यानी कि जो रेडिएशन आई 1/3 वो हमारे एटमॉस्फेयर से वापस रिफ्लेक्ट हो गए, क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो गए, सरफेस ऑफ द प्लैनेट से रिफ्लेक्ट हो गई, कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, बैक इनटू स्पेस, ठीक है। चलो लाइट आ गई, रेडिएशन आ गई, कुछ रिफ्लेक्ट भी हो गया, फिर क्या स्टेप है, नेक्स्ट पॉइंट, द रिमेनिंग सोलर रेडिएशन इज absorbed by clouds and the surface of the planet, but both become warmer and then emit infrared radiation। ये important है, थोड़ा सोचो। जो रिमेनिंग जब सोलर रेडिएशन जो है कुछ उन्होंने एब्जॉर्ब करी, कुछ उन्होंने वापस कर दिया, ठीक है ना। जो अब उन्होंने एब्जॉर्ब किए वो किसने किया एब्जॉर्ब, क्लाउड्स ने और हमारे सरफेस ऑफ द प्लैनेट ने जो उसको एब्जॉर्ब कर दिया है। और ये क्या होता है, ये दोनों जो क्लाउड्स है हमारे सरफेस है बोथ बिकम वार्मर। जब इन्होंने रेडिएशन को जो है सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया ऑब्वियसली तो उससे तो ये वार्म होंगे, हीट अप तो होंगे, एंड देन एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। और ये इसके बाद क्या करते हैं, एमिट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। फिर मच ऑफ द एमिटेड इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। अब जब इन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशन जो एमिट हो रही है अर्थ से वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज, वो भी कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर। द रिमाइंडर इज एमिटेड इनटू स्पेस, और उसमें से भी कुछ है जो वापस स्पेस में एमिट हो रहा है। अब द लास्ट स्टेप क्या है, एज द ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन दे वार्म एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस with much of it going back towards earth। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब करें इंफ्रारेड रेडिएशन, ये क्या कर रहे हैं, ये वार्म कर रहे हैं, ठीक है ना, और एमिट कर रहे हैं वापस क्या, इंफ्रारेड रेडिएशंस, विद मच ऑफ इट गोइंग बैक टुवर्ड्स अर्थ। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एमिट कर रहे हैं गैसेज इंफ्रारेड रेडिएशंस को वो वापस कहाँ है, अर्थ पे ही जा रहा है, ठीक है ना, अर्थ की तरफ ही आया है, अर्थ में ही रह रहा है। द ग्रेटर द कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज the more infrared radiation is absorbed and emitted back toward earth। जितना ज़्यादा हमारा अर्थ में जो ग्रीन हाउस की कंसनट्रेशन, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसनट्रेशन होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी और उतना ज़्यादा वो एमिट होगी अर्थ की तरफ, ठीक है ना। समझ आया ना। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि वो जो भी रेडिएशन से सन से आ रही है वो सारे क्या हो रही है, कुछ अर्थ में आ रही है और कुछ वो अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो अर्थ पे आ रही है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही हैं, ठीक है ना। वो जो गैसेस है वो क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, वो इनको क्या करती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करती है और वापस वो अर्थ को क्या करती है, अर्थ को देती है इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, अर्थ क्या हो जाती है, हीट अप, ठीक है ना। यानी कि ये अर्थ का जो टेम्परेचर है इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। ग्रीन हाउस का इफेक्ट का क्या मतलब है, ये जो हमारे अर्थ की टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना। और जो कि किस में वो विच लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग इससे कैसे हो रही है, ठीक है। Causes of global warming. Global warming is a rise in the surface temperature of the earth that has changed various life forms on the earth. The issue that causes global warming are divided into two categories, natural and human influences. ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वो तो राइज इन द सरफेस ऑफ टेम्परेचर है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे सरफेस, अर्थ का सरफेस
का जो टेम्परेचर है कैसे किसकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। अब वही ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसका मतलब ये है कि जो हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ है उसमें जो टेम्परेचर है उसका वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस हो गए वेरियस लाइफ फॉर्म्स में अर्थ पे, ठीक है ना। अब जो ये इशू है ग्लोबल वार्मिंग, इसके जो ये भी इसको जो इश्यूज़ है इसके भी दो कैटेगरीज़ है। एक हो गया नेचुरल कॉजेज़ है, नेचर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एंड नंबर 2 इज़ ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस, यानी कि ह्यूमन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब जो नेचुरल कॉजेज़ ऑफ नेचुरल कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है, दैट इज़ द पहला पॉइंट है, दैट इज़ द क्लाइमेट हैज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग फॉर सेंचुरीज। द ग्लोबल वार्मिंग हैपन्स बिकॉज द नेचुरल rotation of the sun that changes the intensity of sunlight and moving closer to the earth. क्लाइमेट तो हमारा अर्थ का कब से चेंज हो रहा है, सेंचुरीज हो गए, इसके धीरे धीरे चेंज हो ही रहा है क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, ठीक है ना। जो ग्लोबल वार्मिंग है ये नेचुरल कैसे बता रहे हैं कि नेचर की वजह से, क्योंकि जो नेचुरल रोटेशन ऑफ द सन है ना वो चेंज हो रहा है, सन का रोटेशन कर रहे हैं, और वो कितनी इंटेंसिटी से, मतलब वो जो सनलाइट हमारी अर्थ पे हो पहुंच रही है, ठीक है ना, कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, वो तो नेचर ही बता सकती है, नेचर ही का ही है कि कितना वो दे सकती है, कितना सन हमारी अर्थ पे रेडिएट कर रहा है, ठीक है ना। और वो अर्थ की मूविंग क्लोज़र टू द अर्थ, और कितना वो मूविंग क्लोज़र, जितना वो नज़दीक हमारी अर्थ की तरफ आएगा उतना ज़्यादा ग्लोबल, मतलब उतना ज़्यादा हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। तो ये नेचर का पॉइंट है, ठीक है, नेचुरल कॉज है, ठीक है ना। नंबर 2 क्या कॉज है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, ये भी नेचुरल का ही, कि जो ये गैसेज है ये भी नेचर से ही हमें मिली है। बट कुछ गैसेज जो हमने ह्यूमन है, जैसे वो मैंने बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बट जो नेचुरल है, जो नेचुरल जो गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज, वो क्या है, दे ट्रैप द हीट रेज एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दिस हैज़ कॉज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज, है ना। यही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये क्या करती है, हीट रेज एब्जॉर्ब कर देती हैं, और जो उनको जो उन रेज़ को वापस जाने नहीं देती, एस्केप होने नहीं देती सरफेस से। जब ये वो रेज़ अर्थ पे ही रहेगी तो अर्थ का तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ही, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। नंबर 3 पॉइंट इज़ वॉल्केनिक इरप्शंस। अब वॉल्केनिक इरप्शंस कैसे अनदर इशू है, क्योंकि जो वॉल्केनिक जो इरप्शंस होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऐश है, जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। लास्टली जो है मीथेन है, जो हम बता रहे हैं, जो मीथेन है वो बहुत ज़्यादा जो हीट के जो ये रेडिएशंस है वो ज़्यादा ट्रैप करती है, ठीक है ना। जो मीथेन इज़ अनदर इशू दैट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन इज़ मोर इफेक्टिव इन ट्रैपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर देन कार्बन डाइऑक्साइड बाई 20 टाइम्स। मैंने आपको बताया था जो मीथेन है वो बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड 20 टाइम्स से ज़्यादा ट्रैप करता है हीट रेडिएशंस को, ठीक है ना, ट्रैप करता है हीट को, और जो रेडिएशंस उनको बैक नहीं करता है, इनकी एब्जॉर्ब हीट करता है ज़्यादा, और जितना ज़्यादा वो होगा उतना ज़्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ज़्यादा हमारा को मतलब हमारी अर्थ पे ये गैस मीथेन गैस एब्जॉर्ब करेगी हीट, उतना ज़्यादा हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। यूजुअली मीथेन गैस कैन रिलीज़ फ्रॉम, अब जो मीथेन है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, मैनी एरिया से, किन किन एरिया से हो रहा है, दैट इज़ लैंडफिल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम सिस्टम, कोल माइनिंग, और बाकी एट्सेट्रा हो गए, बाकी और भी प्रोडक्शंस है, इंडस्ट्री से भी, कहीं से भी ये जो मीथेन है ये प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। नाउ ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस ऑन ग्लोबल वार्मिंग। अब ह्यूमंस का क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे उन्होंने क्या किया है, जो ह्यूमन है दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग इज़ मोर दैन नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वो ये तो पता ही, जो ह्यूमंस है उन्होंने जो ग्लोबल वार्मिंग को, जैसे नेचर कुछ फंक्शन कर रही है ग्लोबल वार्मिंग में, कर रही है कुछ फंक्शन, मतलब उनको इंक्रीज़ कर रही है अर्थ का टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग करने में कुछ नेचर का भी हाथ है, बट उससे ज़्यादा क्या है, ह्यूमंस है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ठीक है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे अर्बनाइजेशन है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो और बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमंस करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये
पोल्यूशन है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं और वो ज़्यादा हीट को ट्रैप कर रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो ह्यूमन है, बिकॉज ह्यूमन डज नॉट टेक केयर ऑफ अर्थ, जो ह्यूमन है वो हमारी अर्थ की टेक केयर नहीं कर रहा है। ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग में जो गैसेस को प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है अपनी एक्टिविटीज़ से। Number 2 is industries have been using fossil fuels for power machines. During this process, carbon dioxide is released into the atmosphere causing greenhouse effect. ये तो है, ये भी humans ने इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं जो कि यूज़ कर रही हैं फॉसल फ्यूल्स फॉर पावर मशीन्स, और जब ये प्रोसेस हो रहा है, फॉसल फ्यूल यूज़ हो रहा है, उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता ही है एटमॉस्फेयर में। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जब ये प्रोड्यूस हो गया तो ये तो हीट को ट्रैप करेगा ही। Number 3 is during the process of mining, the methane will trap below the earth. Besides, the rearing cattle will also cause methane because cattle releases it in the form of manure. बोरे अब ये जो ये मीथेन है वो भी प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइनिंग में, ठीक है। और दूसरा, जब हम कैटल रियर कर रहे हैं वहाँ से मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो उसका मैन्योर है वो मीथेन गैस को रिलीज़ करता है, ठीक है ना। लास्ट में डिफॉरेस्ट्रेशन है, इज़ अ ह्यूमन इन्फ्लुएंस, ये भी इंसान ने किया, डिफॉरेस्ट्रेशन तो ह्यूमन ही कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज ह्यूमन हैज़ बीन कटिंग डाउन ट्रीज टू प्रोड्यूस पेपर, वुड, बिल्ड हाउसेज एंड मोर। अब जो ह्यूमन है, आपको पता ही है कि वो डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहा है, और क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, पेपर को, अपनी यूज़फुल अपनी कमोडिटीज़ बढ़ा रहा है, उनको इसको चाहिए वो कमोडिटीज़, तो वो नेचर से ले रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहा है, पेपर निकाल रहा है, वुड कर रहा है, अपने हाउसेस बिल्ड कर रहा है, मतलब अपने मेन पर्पजेज़ के लिए वो डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एंड कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब बोला मैंने आपको, जब कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज ही नहीं हुआ, जब वो ऐसे ही रह गया, डिफॉरेस्ट्रेशन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड आगे यूटिलाइज ही नहीं हुआ, तो वो तो एक्यूमुलेट होगा ना एटमॉस्फेयर में, और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगा उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। आई थिंक आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट समझ आया होगा, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पता चला होगा, और कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का ये भी आपको समझ आया होगा। थैंक यू।